नहीं तो तो ये अंदर खाने कुछ, ये जो 46 विधायक नदारद हुए थे उस दिन, ये क्या अंदर खाने, ये अब काकोली घोष जब इनको खास करके राज्यसभा से जिस प्रकार से इनको उस पद से हटा दिया और वहां पर कल्याण बनर्जी को पदस्थापित कर दिया गया, यानी वो पद सुपुर्द कर दिया गया, उसके बाद से क्या काकोली घोष ने भी कफन बांध लिया है क्या कि अब टीएमसी को दो फाड़ कर देना है? नहीं, देखिए मैं तो पहले ही से ही कह रहा हूं कि टीएमसी पहले से ही दो तीन फाड़ थी। वो जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी दरारें जो है छिपी रहती हैं। दरारें, अभिषेक बनर्जी की टीएमसी अलग है, ममता बनर्जी की टीएमसी अलग है, और एक जो बंगाली जमाती वाला टीएमसी वो अलग है। एक आईपैक वाला सब अलग अलग होगा ना, एक आईपैक वाला जो कि इसके खास करके वो अभिषेक बनर्जी के, हाँ ना वो अभिषेक नहीं आ जाता है, वो अभिषेक बनर्जी नहीं आ जाता है। तो और जिस तरह से कल्याण बनर्जी को बनाया गया पार्लियामेंट्री कमेटी का लीडर उनके टीएमसी का, उससे महिला सांसद बहुत नाराज। दूसरी बात, जो बंगाली हिंदू सांसद हैं दो तीन को छोड़कर, जो एक मक्का मदीना वाली है, एक मोहम्मद है, हाँ दो तीन है, ये सब भी खैर अब ले ले इनको, बीजेपी तो बीजेपी की ज्यादा बदनामी होगी। हाँ, लेकिन इन सबको छोड़कर अगर टीएमसी से आते सांसद तो बीजेपी का जो अपना लोकसभा में आंकड़ा वो भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि टीएमसी के फिर से उभरने की संभावना वैसे भी नहीं है। तो बहुत कुछ है। देखिए, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ममता बनर्जी का इसी तरह अंत होना था पार्टी का, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा सांसद को तोड़ना होगा ना, नहीं तो फिर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा ना। अगर 19 से 29 सांसद है टीएमसी के पास, ये सब जो है ये तो राज्यसभा की है, ये जो काकोली घोष है ये तो राज्यसभा की है। अगर लोकसभा से भी अगर टूट करके आए, यानी 29 में से भी टूट के आए, तो लगभग 20 सांसद के आसपास चाहिए। स्पीकर के पास जो विशेषाधिकार है प्रवीण जी, उसमें समय सीमा तय करने का अधिकार, किसी सांसद अगर कोई बगावत करता है तो स्पीकर के हर चीज में वोटिंग इधर कर दीजिए, मतलब समर्थन इधर रखिए, बाकी आप पार्टी उसी में रहिए। हाँ, वो अपना एक धारा बना लेंगे, कुछ टीएमसी राष्ट्रवादी करके धारा बना लेंगे, अपना करते रहेंगे, और फिर जो बाकी बचे हुए 7-8 12-13 तो आ ही गए ग्रिप में, 7-8 है वो भी कितने दिन। देखिए, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा था, और दूसरी बात है रिजू दत्ता ने जितने खुलासे किए टीएमसी का जो स्पोक्स पर्सन है पुराना एक्स स्पोक्स पर्सन, उससे पता चलता है कि पार्टी में हैव्स और हैव नॉट्स की दो तरह की एक लीग खड़ी हो गई, और लूट तंत्र, तोलाबाजी, जो एक्सटॉर्शन मनी था, उसके बाद हिंदुओं पर जो अत्याचार था ना प्रवीण जी, बताइए 70%, और अब जब ये घुसपैठिए भागेंगे तो हिंदुओं की आबादी बढ़कर 75-76% हो जाएगी। बिल्कुल, उनका वेटेज बढ़ जाएगा हिंदुओं का, और हिंदू अभी मुड़ के किसी और पार्टी को देखेगा नहीं। ये तो फाल्टा में भी साबित हो गया। तो और हिंदुओं का वोटिंग, आप ये कह रहे हैं संजीव जी आप कि ये जो हम लोगों की चर्चा इससे पहले होती थी कि साल 2 साल में टीएमसी खत्म हो जाएगी, वो बहुत जल्द अब दिख रहा है। यानी कि साल 2 साल भी बहुत समय हो जाता है, क्योंकि अभी अभी टीएमसी हारी है और उनके सांसद जो है वो विधायक को लेकर शुभेंदु अधिकारी से मिलने पहुंच जाती है। तो ये सब आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी स्तर से चल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से ये सब चल रहा है कि अब तो जीत लिए ही, अब टीएमसी को दो फाड़ कर दो? देखिए, इसमें दो तीन पहलू है इसके, थोड़ा अगर समय होगा तब मैं बोल पाऊंगा। जी बोलिए। पहला पहलू ये है कि राहुल गांधी ने बोला कि 1 साल में हम सरकार गिरा दें। दूसरा पहलू है कि ममता बनर्जी ने बोला कि वो दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगी, मतलब दिल्ली में जून में वो इंडिया गठबंधन वो करेंगी, बैठक स्थान में। तीसरी बात यह है कि अभी भी केंद्र सरकार की निर्भरता जेडीयू पर है। तो अगर टीएमसी के सांसद टूट के एक धारा बना के आ जाते हैं और जेडीयू पर निर्भरता घट जाती है बीजेपी की, तो बीजेपी की एक तो वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो केंद्र सरकार इधर उधर करने की बात हमेशा करते रहते हैं, या दिल्ली में ये घमासान, ममता बनर्जी एक
बवाल मचाने वाले लीडर हैं, ये सोचिए। वो ऐसी नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन उनके उठने से पहले एक चोट उनको और दिया जाएगा, उनकी पार्टी को एक चोट, कि उनके सांसद ही भाग जाएंगे। तो वो कभी बीजेपी की सरकार तब 29 से पहले कहीं कुछ नहीं होना। वैसे ठीक है, ख्वाली पुलाव देखिए, विपक्ष के नेताओं को ख्याली पुलाव देखने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अगर ये विपक्ष को हल्के में भी बीजेपी नहीं लेती है तब से, जब से बीजेपी 240 पर आ गई। तो बिहार का भी उसमें एक इक्वेशन है कि जेडीयू का दबाव ना पड़े बिहार पर, बिहार सरकार अपने हिसाब से काम करे, बीजेपी की सरकार बन के काम करे, और जेडीयू के लोग भी शामिल रहे, लेकिन दबाव ना बनाए अपनी। अब एनआरसी का विरोध करेगी जेडीयू आगे चल के, तो बीजेपी का पॉलिसी मैटर है। नहीं, अब तो कम से कम ऐसा लग रहा है संजीव जी कि अब तो शायद एनआरसी का विरोध कोई भी पार्टी जल्दी करना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो एनआरसी का विरोध करती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी को ही एंटी नेशनल पार्टी घोषित कर देगी, और फिर वही स्थिति होगी जो टीएमसी की स्थिति हुई है। नहीं, परसों तो राहुल गांधी ने बोला ना कि मुसलमानों की समस्या को अल्पसंख्यक कहकर नहीं उठाना है, मुसलमान कहकर उठाना है। हाँ, तो हो, और ठीक है ना, फिर 99 से वो संख्या अगली बार कहीं ऐसा ना हो कि 29-9 पे आ जाए। हाँ, वो तो राजनीति में इससे भी पतन की स्थिति हो सकती है, क्योंकि बड़े पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इंडिया के बीजेपी का मिला जुला के कंट्रोल है। दूसरी बात देखिए क्या है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी भी विकासशील देश में होता है, उस पर इनका फोकस नहीं है विपक्षी दलों। जहां सरकार की कमियां हैं उसको कैसे एक्सपोज किया जाए, उस पर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करने के बजाय जो वो व्यक्तिगत हमले करते हैं, उससे मोदी जी मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया, फिर बीजेपी मजबूत हो गई। दिक्कत यह है कि मुद्दों को पकड़ के नहीं रखते, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज करे, कोई आंदोलन करे, किसी बात पे उठा, बस वो पर्सनल अटैक करने लगते हैं। और ये दिखाता है कि कांग्रेस ये हार चुकी है, मान चुके हैं राहुल गांधी कि वो बीजेपी से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो पर्सनल अटैक करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वाइव के साथ। मुझे दी अनुमति, नमस्कार।